तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चैप्टर तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो बाकी चैप्टर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक थोड़ा बहुत याद है या फिर उसके कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो लिख दिया जा सकता है। लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, जितना ज्यादा सवाल इसके करते हैं हम लोग, ठीक है, उससे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि अजीब अजीब तरह का सवाल आ जाता है, टेस्ट लेते हैं तो उसमें सिर के ऊपर से सवाल जाता है कि सवाल का लैंग्वेज ही नहीं पता चल रहा है, या फिर सीधा सीधा पूछता नहीं है, कोई एक्स वाई ए बी सी कुछ भी कर करके और पूछ देता है इसके अंदर, है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको बारीकी से जब पढ़ते हैं तभी ध्यान में रहता है। तो इसको पहले कनेक्ट करते हैं हम लोग क्लास 9 के एक चैप्टर, क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़े थे, मैटर। सेकंड नंबर जो चैप्टर था, प्योर इम्प्योर के बारे में कुछ पढ़े थे। तो प्योर मैटर जो भी था, ठीक है, वो दो भाग में बटा था, याद है? कौन कौन सा दो भाग था? हाँ, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस बोलती है। अरे मेटल एंड कंपाउंड, ये एलिमेंट एंड कंपाउंड में बांटा गया था। प्योर मैटर जो था वो कौन था? एक तो एलिमेंट था और दूसरा कौन था? कंपाउंड। तो हम लोग प्योर मैटर के कौन मिक्सचर था भाई? कंपाउंड एलिमेंट दोनों हो जाएगा सेम ही है। प्योर एंड प्योर से देखें, प्योर इम्प्योर में मिक्सचर चला जाता है ना, तो और इधर कौन आ जाता है? ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो जितना हम लोग कंपाउंड पढ़ने वाले थे वो सारा का सारा हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिए। लगभग कंपाउंड जो हम लोग को पढ़ना था वो चैप्टर नंबर 2 में और थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये चैप्टर 3 जो क्लास 10th का है, ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एलिमेंट्स में भी 70% मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ऐसे भी अगर मान लो कि ऑल ओवर यूनिवर्स में अगर 120 एलिमेंट है या फिर 118 115 जितना भी हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं लेट से कि 120 है या फिर 118 है, तो उसमें 80 78 से 80 मेटल, जो 80 जो एलिमेंट है वो मेटल्स हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा कौन है? मेटल है, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी जो बचा खुचा है 38-40 जो भी, उस 38-40 एलिमेंट में मेटल, ये नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड भी है। उसी में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं कुछ नोबल गैसेस को, जिसको हम लोग स्टेबल एलिमेंट बोलते हैं, हीलियम, आर्गन, ये सब नोबल गैस के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले हम लोग बांट दिए हैं जितना भी यूनिवर्स में एलिमेंट है उसको 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो या फिर और भी कुछ मेटल हो, तो उसको हम लोग हैमरिंग करके ना, पीट पीट करके बहुत ही पतला सीट बना सकते हैं। मतलब कि जो पेज जितना पतला है ना हमारा, उस पेज का भी मानो 40 भाग और कर दें बीच से। ऐसे ये एक आगो पेज फाड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये पेज है ना जी, तो इसको ऐसे नहीं फाड़ना है, इसके बीच से जो इसका जो थिकनेस है, थिकनेस से 20 से 40 भाग और कर दे, थिकनेस से। इसको हम लोग कर सकते हैं चाकू से काट के बीच से फाड़ सकते हैं, दो पेज दो भाग में। बीच से ऐसे नहीं, यहां से थिकनेस इसका एक बार भी और इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन इसको हैमरिंग करके, अगर ये मेटल होता और इसको हैमरिंग करते इसके ऊपर, ठीक है, तो बहुत ही पतला सीट बन जाता, जो कि हम लोग देखते भी है बाजार वगैरह में, मिठाई के ऊपर फॉइल लगा हुआ रहता है, एल्युमिनियम वाला, एल्युमिनियम बोलते हैं, सिल्वर फॉइल लगा हुआ रहता है। उस मिठाई के ऊपर एल्युमिनियम नहीं लगाता है, सिल्वर लगाता है, ठीक है। क्या है? एल्युमिनियम फॉइल वगैरह देखो कितना पतला होता है कि नहीं होता? उसको अगर जो एल्युमिनियम फॉइल को एक बार ऐसे भी कर देते हैं तो फट जाता है, फट जाता है। एल्युमिनियम को भी पतला सीट में बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकता? सिल्वर को भी बनाया जा सकता है, गोल्ड को भी बनाया जा सकता है। वो जो इतना पतला कर दिया जाता है, सोचो कि उसके ऊपर जो लगा दिया जाता है ना, उसको हम लोग खा भी लेते हैं। तो क्यों लगाया जाता है? उसका कोई टेस्ट वेस्ट के लिए नहीं लगाया जाता है, देखने में अच्छा लगता है, चमकदार लगता है, ठीक है। वो भी एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का, सोनोरस, सोनोरस बोलते हैं, लस्टर, लस्टर जिसको बोलते हैं, चमकदार लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। और मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? हैमरिंग कर करके पतला सीट बना देना, ठीक है। SHEET, शीट, ठीक है। तो इसका बेस्ट दो जो मेटल है जिसको बहुत ही ज्यादा पतला से पतला किया जा सकता है, वो हमारे पास है गोल्ड और सिल्वर। तो अगर पूछा जाएगा कि मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन है, तो किसका नाम लेंगे? गोल्ड एंड सिल्वर, इसीलिए वहां पे लिखा गया है। होता सब मेटल है,
हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी इसके अंदर आता है कि सब मेटल जो है मैलिएबल नहीं भी होगा, ठीक है, लेकिन जितना हम लोग को पढ़ना है उतना आप लोग को यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दिया जाएगा। हाँ, अगर पूछ दिया जाए मोस्ट मैलिएबल मेटल तो उसके बारे में हम लोग गोल्ड और सिल्वर का ही नाम लेंगे। मैलिएबल और भी मेटल्स होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स मैलिएबल होते हैं, लेकिन मोस्ट मैलिएबल कौन है, तो गोल्ड और सिल्वर। बार बार इस पे जोर डाल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि साक्ष्य भी बोल रही थी कि सर सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही मैलिएबल होता और आगे मैलिएबल नहीं होता, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया मोस्ट मैलिएबल है। क्या लिखा गया यहाँ पे जी, मोस्ट मैलिएबल। यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया कि सिर्फ यही दोनों मैलिएबल है, यहाँ मोस्ट मैलिएबल लिखा गया, मतलब ये दोनों मैलिएबल है सबसे ज्यादा, बाकी भी मैलिएबल है, ठीक है। यही देखो लिख दिया, प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स आर बीटन अप टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, ठीक है, बीटन अप या हैमरिंग करके शीट में बना देना। तो मेटल्स के बारे में ये लिख दिया यहाँ पे, तो हम मेटल के बारे में लिखेंगे कि शोज मैलिएबिलिटी, मेटल्स जो है मैलिएबिलिटी दिखाता है, लेकिन नॉन मेटल डू नॉट शोज मैलिएबिलिटी। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग जब साइंस पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज हो रहा है या कोई चीज नहीं हो रहा है तो उसका रीजन आता है ना जी, रीजन। तो इसका रीजन हम लोग 10th क्लास के अंदर नहीं पढ़ सकते, 11th क्लास के अंदर जब SPDF करके जब पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें सबका बारीकी से रीजन दिया जाएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, इसको हम लोग पतला शीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कोई पतला शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जैसे मरकरी के बारे में जानते हैं कि वो मेटल वो है जो लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे भी वो लिक्विड में रहता है, कौन, मरकरी। लेकिन क्यों सर बाकी मेटल क्यों नहीं रहता 25 डिग्री सेल्सियस पे, रीजन आएगा ना, ये सब दिमाग में आता है। तो ये सब फिर हम लोग जब डी ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा ये सब चीज का रीजन, ठीक है। अभी तो हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग 10th क्लास में पहले पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते थे, लेकिन उसमें भी ये सब बताया नहीं जाता था, समझ गए। उसमें बस ये बता दिया जाता था कि अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, पीरियोडिक टेबल देखे हो कभी कहीं चिपका हुआ, है ना, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रेडियस क्या होगा, बस इतना ही, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इतना ही बता दिया था। तो उसमें उतना नहीं बताया जाएगा कि क्यों होता है, यहाँ पर पढ़ना है कि क्या हो रहा है, 11th में जाके पढ़ना है कि क्यों हो रहा है। हाँ, एक आध का रीजन जिसका जानना होगा वो हम लोग कार्बन कंपाउंड चैप्टर में भी जानेंगे। जैसे कि ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल है, ग्रेफाइट समझते हो क्या, कार्बन का ही एक फॉर्म है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। ग्रेफाइट जो पेंसिल के आगे ब्लैक कलर का लगा रहता है, ग्रेइश ब्लैक जो भी है वो, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होता, तो उसका एक रीजन हम लोग पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड में, वो भी बहुत विस्तार से नहीं पढ़ते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अभी बनते ही रह जाएगा और उसका रीजन वहीं पे खत्म कर दिया जाता है, समझे। अब आते हैं डक्टिलिटी पे। कोई भी मेटल को पीट करके हम पतला तार भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स आर ड्रॉन इनटू थिन लिखा हुआ है एंड लॉन्ग वायर, मतलब पतला और लंबा वायर में कन्वर्ट कर देने वाला प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो फिर से मेटल्स का ही वायर बनाया जाता है। अरे वायर बनाना मतलब कि कंडक्टर तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, ठीक है। तो इसे मेटल के बारे में क्या लिखेंगे, शोज डक्टिलिटी, और नॉन मेटल डू नॉट शो डक्टिलिटी। और नॉन मेटल में बस एक एक्सेप्शन याद रखना है, हेलो, नॉन मेटल डक्टिलिटी शो नहीं करता, ये इसका एक्सेप्शन नहीं। अच्छा, इसमें फिर से आ गया गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, मतलब गोल्ड और साइलेंस, गोल्ड और सिल्वर को ही हम लोग पीट करके और बहुत ही पतला तार बना सकते हैं। यहाँ पर देखो बुक में एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ होगा कि 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड काफी ज्यादा होता है, 1 ग्राम गोल्ड समझते हो 1 ग्राम गोल्ड कितना होगा, कितना रुपए का भी आएगा, कितना रुपए का आएगा, 10,000 का, लाख रुपए हिसाब से नंबर, ये भी गोल्ड एक भर जो बोलते हैं लाख रुपया का एक भर आता है, एक भर में 10 ग्राम होता है, समझे। तो 1 ग्राम कितना का हुआ, 10,000 का। सोचो 10,000 रुपया का 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो सर क्यों नहीं बनाते, हम बहुत अमीर हैं, तब तो अंबानी अपना घर में लगा लेता गोल्ड का वायर और सिल्वर का वायर। तो अंबानी जी क्या लगाए हुए होंगे, गोल्ड का वायर और सिल्वर का वायर नहीं, क्यों, अरे गुड कंडक्टर है ये गोल्ड एंड सिल्वर। देखो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े हैं ना जी, तो उसमें रेसिस्टिविटी वाला एक टेबल था, तो सबसे ऊपर कौन था, सिल्वर ही तो था। तब फिर
बताओ। हाँ, कभी रीजन बताया था कि क्यों नहीं लगाते हैं? इसका रीजन क्या था? एक तो इकोनॉमिकल नहीं है, सबसे पहली बात। तो चलो हम गरीबों के लिए ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन जो अमीर लोग है वो तो लगा सकता था ना, लगा सकता था कि नहीं? लेकिन वो भी नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। समझ गए? जैसे कि उसके अंदर जब वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल, ये इलेक्ट्रिक करंट जब ट्रेवल करेगा तो क्या वो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है? हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये कॉपर का वायर तक गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। अरे फ्यूज कैसे खत्म होता है? फ्यूज जल जाता है ना, फ्यूज कैसे उड़ जाता है जो बोलते हैं, वो फ्यूज में जो वायर रहता है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ज्यादा गर्मी उसमें पड़ने की वजह से। सोचो कॉपर या फिर एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट तो और ज्यादा, वो तो गल जाता है। तो सोचो सिल्वर, दिन भर एगो एमसीबी के पास लगा रहेगा आदमी, वहां पर बार बार फ्यूज डाल डाल करके और एमसीबी उठाते रहेगा, है ना। पता चला ज्यादा ये देर तक पंखा चल गया, ठीक है, घंटा 2 घंटा वायर में करंट फ्लो होते रह गया था, पता चला पूरा वायर जो सिल्वर पिघल करके, अभी प्रैक्टिस चल रहा है मानो, तो वायरिंग नहीं हुआ है, समझ गए? ऐसा समझता है। ऐसे ही बाहर बाहर तार लगा हुआ है सिल्वर का, पता चल रहा है सिल्वर गल करके इधर निकल रहा है, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा नहीं होता है, समझ गए? इसीलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं वायर के रूप में। क्लियर है? एक तो इकोनॉमिकल, दो इसका कंडीशन है, दो इसका रीजन है। एक कि इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिकल मतलब चीपर नहीं है, महंगा है ये, है ना, कॉस्टलियर है, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, सो दैट इट कैन इजिली बर्न या इट कैन इजिली मेल्ट। याद रहेगा? लिख लियो यहां तक। चलिए, ये गोल्ड कितना एमएम का होगा तारीख का? हाँ? 2 किलोमीटर में इसका तारीख कितना एमएम का होगा? कितना एमएम का होगा ये अंदाजा नहीं है, ठीक है। एमएम 1 2 एमएम 2 एमएम 4 एमएम का होगा बहुत। क्या तीसरा नंबर प्रॉपर्टी आ गया? सोनोरिटी। सोनोरिटी बोलते बोलते लगा सेनोरिटा बोलते। ये क्या होता है? बहुत दूर है बोला जी, बचपन में सीरियल वगैरह नहीं देखा है बोला। नहीं जानते हो? स्वीट हार्ट ये भी नहीं जानते हो? ये साइंस में मत खोजने लगा, साइंस में सर टर्म ही नहीं मिल रहा हमको, समझे आप? हाँ, उसी का साइनोनिम्स है, ठीक है। चलो, सोनोरिटी। देखो सोनोरिटी ना, मोदी जी के बारे में जानते हैं हम लोग कि पढ़े लिखे नहीं है, मतलब सब कहता है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो भी जानते थे कि सोनोरिटी के बारे में। कैसे? जब लॉकडाउन लगा था ना तो सबको बोले बेटा थाली पीटो, बोले, या कोई बर्तन बर्तन पीटो। तो क्या कोई ऐसा था जो लकड़ी लेकर के ऐसे पीट रहा था या प्लास्टिक लेकर पीट रहा था? नहीं, उस टाइम आवाज निकालना था ज्यादा से ज्यादा, वो एक्टिविटी था, उससे कोरोना भगाने का कोई लेना देना नहीं था। बहुत लोग क्या सोचता है ना कि वो बजाने से कोरोना भगाने के लिए मोदी जी कह रहे थे, कितना अनपढ़ है, वो सब चीज नहीं था। वो दिन भर जब आदमी घर में बैठा ना जी तो बोर हो गया होगा, ठीक है, तो एगो एक्टिविटी दे दिए कि चलो सब लोग टॉर्च मारो, लाइट जलाओ, थाली पीटो, समझे? अभी भी कितना लोग ऐसा नहीं बोलता है थाली पीटवा कर कोरोना भगा रहे थे, कैसा हमारे प्रधानमंत्री, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उनको मालूम था कि जब कुछ मेटल की चीजों को जब पीटेंगे ना तो आवाज करेगा। तो सर क्या आवाज नहीं करता है? देखिए तो, इतना बढ़िया तो आवाज किया नहीं है कि नहीं? देखिए सर, इतना बढ़िया आवाज किया, तो टक टक, ई वाला मेटल है, देखिए इतना बढ़िया आवाज कर रहा है। नहीं, सोनोरिटी मतलब होता है ना कि आवाज करने के बाद भी झंझनाहट वाला आवाज कुछ देर तक रह जाए। घर में वो बर्तन गिरा, हालांकि वो एलॉय है, वो क्या है? एलॉय है, मेटल से बना हुआ है वो, ठीक है। घर में ऐसे बर्तन उठा करके और एक बार ऐसे नीचे छोड़ दो, समझ गए? तो टन, जब तक वो गिरते रहेगा तब तक तो बजेगा ही, और रुक भी गया ना तो 1 सेकंड तक भी उसका थोड़ा सा आवाज झंझनाहट वाला रह जाता है। इसीलिए तुरंत वैसे चीज को ऐसे पकड़ लेते हैं, गिरने के बाद पकड़ते हैं तो उसका आवाज खत्म हो जाता है, वो जो झिन सा आवाज लास्ट में आता है, ठीक है, वो रुक जाता है, ठीक है। वही जो झिन सा आवाज करता है ना लास्ट में एक्स्ट्रा, उसी को हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं, समझे? अच्छा छोड़ो, इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, मंदिर का घंटा होता है, समझ गए? हाँ, घंटी तो बहुत छोटा सा घंटा जो रहेगा उसको ऐसे बजाए, अब बज करके तू तो इतना बड़ा घंटा, वो बज करके फिर तो यहीं पर आ गया, बार बार नहीं ना ऐसे से टकराता है जी, बज करके आगे, उसके बाद भी झन सा आवाज करते रह जाता अच्छा देर तक।
जानते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब मंदिर का घंटा पहले बनाया जाता था ना, ठीक है, तो उस टाइम नाद जो है ना, वो इसी चीज को नाद बोलते हैं, समझ गए। मतलब कि कितना देर तक उस वहां से आवाज वाइब्रेशन आते रह जाएगा, समझ गए। तो बनाया जाता था कि 30 सेकंड का चाहिए, 20 सेकंड का चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, 2 मिनट का चाहिए, वो बनाया जाता है। उस हिसाब से शेप दे दिया जाता है जिसको ज्यादा से ज्यादा देर तक उसका आवाज आते रहता है, समझे। तो इसीलिए जब पूजा वगैरह करने जाओ ना, तो जब भी घंटी वो बजाते हो ना, तो उसी के नीचे आंख बंद करके मतलब कुछ देर के लिए खड़ा रहो, जब तक वो घंटा का आवाज आते रहे तुम्हारे कान तक, समझे। पॉजिटिव एनर्जी वहां से मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं घंटी लगाया जाता है कि भगवान को जगाना है, भगवान को नहीं जगाना है, तुमको जगाना है, इसीलिए घंटी लगाया गया, ठीक है। जब उसके नीचे तुम रहते हो ना, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर के जो निगेटिव एनर्जी, अंदर का जो निगेटिव एनर्जी है, उस आवाज को सुनने से अपने आप में हल्का फील होता है, वो निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से बाहर जाता है, समझ गए। इसके पीछे का ये रीजन है। तो कोई कोई घंटा जो है ना 1-1 मिनट तक वो झिन से आवाज करते रहेगा, कोई 10 सेकंड ही किया, तो अपने तरफ जो भी मंदिर है संकट मोचन है, तो 10 से 12 सेकंड में वो खत्म हो जाता है उसका आवाज, समझ गए। तो बजा करके एक बार एकदम आंख बंद करके उसके नीचे खड़ा रहो, फील करो कि वो आवाज जो आ रहा है तुम्हारे पास, वो कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है, समझ रहे हो। देखना, जो ये जो चीज अभी फील किए हैं, इसी चीज को बोलते हैं सोनोरिटी, इसी चीज को बोलते हैं सोनोरस। समझ में आया है क्या? ईवला ऐसे, अब ईवला फील करें, इसके बाद होगा जी। इसके बाद जो झंझनाहट का आवाज है वो नहीं निकल रहा, ठीक है। तो सोनोरिटी कौन शो करेगा? मेटल शो करेगा, और नॉन मेटल डोंट शो या डू नॉट शो, ठीक है। डेंसिटी पे आ जाते हैं। डेंसिटी मतलब समझते हो क्या होता है? एक फिक्स वॉल्यूम में, एक फिक्स जगह में कितना, किसी सब्सटेंस का कितना मास ला करके रखा जा सकता है, इसी चीज को डेंसिटी बोलते हैं। फिर डेंसिटी में ये कंफ्यूज होता है, अभी भी कंफ्यूज हो जाते होगे। डेंसिटी मतलब होता है एक फिक्स वॉल्यूम में, मतलब एक फिक्स जगह में कितना मास को ला करके रखा जा सकता है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। हमारे पास वैसा कुछ खाली सा जगह है, चलो छोड़ो, ये इंक का डब्बा है, ठीक है। इसके अंदर का मानो सिलेंडर पड़े हो, मानो यहां से हम काट देते हैं, एग्जैक्ट सिलेंडर हो जाएगा जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। काट, तो इसका एक वॉल्यूम होता है जी, हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ते हैं, तो उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकल जाने का मतलब है कि इसके अंदर इतना जगह है, लेकिन इसके अंदर जब पानी डालेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, तो मानो ये इसके अंदर 100 ml पानी आ सकता है, ठीक है। और यही चीज अगर बालू डालेंगे, इसके अंदर अगर जो 100 ग्राम पानी, चलो पानी को ग्राम में माप लेते हैं, अगर 100 ग्राम पानी आया, अब बालू को जब डाले तो क्या इसमें 100 ग्राम बालू जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा? कम जाएगा। बालू, वाटर इज ए लिक्विड एंड सैंड इज ए सॉलिड। तो जाहिर सी बात है सैंड का तो ऐसे भी पढ़े हो कि डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब कि इसमें कम जगह में ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा। अच्छा, मिट्टी डालेंगे तो पानी से, तो अब इससे तो अंदाजा लगा सकते हो कि अगर पानी इसमें 100 ग्राम डाले, अब मिट्टी इसमें डाले, तो मिट्टी 100 ग्राम से ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? मिट्टी पक्का 110 ग्राम हो जाएगा इसके अंदर। चलो और भी ज्यादा डेंसिटी वाला चीज लेते हैं, मर्क्यूरी लेते हैं। जब मर्क्यूरी डालेंगे ना इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर मर्क्यूरी लगभग कितना तुम्हारा हो जाएगा? 1 kg से ऊपर मर्क्यूरी इसके अंदर आ जाएगा। मरकरी 1 kg से अंदर आ जाएगा, 1 kg से ऊपर मरकरी आ जाएगा। लोहा का अगर चूरा डालेंगे, लोहा का चूरा, ठीक है, तो वो जो मिट्टी जितना डाले थे या जितना पानी डाले थे, पानी से ज्यादा इसमें तो ये क्या बोलते हैं, लोहे का चूरा तो पक्का आ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब 110 से 120 ग्राम आ जाएगा। तो पानी कितना जा रहा था इसमें? 100 ग्राम, लेकिन इसी जगह में मिट्टी उससे ज्यादा गया, इसी जगह में तुम्हारा जो लोहे का चूरा था वो इससे उससे ज्यादा गया। इसका क्या मतलब है कि पानी का डेंसिटी कम है और मिट्टी का डेंसिटी ज्यादा है, या फिर लोहे का चूरा का डेंसिटी ज्यादा है। और ये सब तो 120 ग्राम 130 ग्राम तक ही इसमें जा रहा था। इतना कम दूर में कितना ये मरकरी इसके अंदर चला गया? 1 kg से ज्यादा। सोच लो, कहां 110 120 ग्राम इतना छोटा सा जगह में आ रहा था, और कहां 1 kg से ज्यादा। मतलब मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में, क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 13 ग्राम मरकरी आ सकता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब समझते हो? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा डब्बा, इतना छोटा सा डब्बा,
जितना बड़ा ये लूडो जो खेलते तो उसका पासा होता है जी, उससे भी छोटा डब्बा अगर बनाया जाए तो उसमें 1 ग्राम आ जाएगा। समझ गए? उसमें कितने, उसमें 13 ग्राम मरकरी, उसमें कितना ग्राम मरकरी आ जाएगा? 13 ग्राम मरकरी। तो ये तो उससे 100 गुना बड़ा है। जो छोटा जो अभी बताया ना, उससे ही 100 गुना बड़ा है। अगर जो 100 ml का ही है तो समझे, तो उससे 100 गुना ज्यादा आएगा ना, 1300 ग्राम मरकरी आ जाएगा। 1 kg हम बोल रहे थे ना अभी, 1300 ग्राम आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि इट्स फिक्स जगह पे कितना ज्यादा मास आ गया है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नीचे था इसीलिए बोल दिए, जगह फिक्स कर लिए, और उसमें कितना ज्यादा मास आकर के रह रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेंसिटी। क्लियर हुआ डेंसिटी क्या होता है? चलो, तो जाहिर सी बात है, अब यहां पे ये चीज बताया जा रहा है कि मेटल्स का नॉन मेटल से ज्यादा डेंसिटी होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें डेफिनेशन हम लिखने के लिए छोड़े थे, लेकिन इस चीज को हम हिंदी में समझा दिए। ठीक है, कि फिक्स वॉल्यूम में कितना मास आ जाता है, उसी चीज को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला एक्सेप्शन देखो डायमंड का। डायमंड बीइंग ए नॉन मेटल, डायमंड क्या है? नॉन मेटल है। एग्जैक्टली डायमंड नॉन मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, अब कार्बन का ही एक फॉर्म होता है डायमंड। कार्बन का 3 फॉर्म, हेलो, कार्बन का हम लोग एलोट्रोप पढ़ेंगे, कार्बन इन कंपाउंड में। ठीक है, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, और एक है बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेंस। ये सिलेबस से पिछला साल ही टॉपिक से हटा दिया, समझे? हम लोग पहले पढ़ते थे बकमिंस्टर फुलरेंस में। ठीक है, तो डायमंड जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, जो क्लोजली पैक्ड है, जो ज्यादा एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स और आइटम ज्यादा क्लोज हैं, इसका क्या मतलब है? कम जगह में ज्यादा आकर के रह सकता है। ठीक है, रुई का डेंसिटी सोचो कितना कम होगा, होगा कि नहीं होगा? एक बोरा भर देंगे, उसके बाद उठा करके लड़की लोग भी लेके चली जाएगी, और उसी में एक बोरा में अगर जो हम मिट्टी भर दिए तो फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? लड़की से काम करवाया जाता है? नहीं, वहां पे उठेगा नहीं उतना ज्यादा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उतना उठा पाएंगे। उठाती है लड़कियां, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम लड़कियां ऐसा होगा जो उठा पाएंगे। अब आ गया लस्टर। हाँ, हम लोग जब भी आएगा ना छठ पूजा, तो चूल्हा जो बनता है, ठीक है, तो मिट्टी लाते हैं धो धो करके। सॉलिड है, हाँ सॉलिड है। हाँ, ज्यादा है उसका, ये क्या बोलते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के वजह से। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर है। ठीक है, हाँ, डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, लस्टर, लस्टर समझते हो? लस्टर मतलब होता है चमक। हेलो, लस्टर मतलब क्या होता है? चमक। तो कभी ऑक्सीजन को चमकते हुए देखे हो? चलो छोड़ो, ऑक्सीजन तो इमेजिन भी नहीं होगा कि कैसा होता है, सर नहीं, हम लोग को पता चलता है। पता चलता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस वगैरह तो पता नहीं चलेगा। सल्फर देखे हो कभी जी? सल्फर, सल्फर नहीं देखे हो? सल्फर होता है येलो कलर का। चौक देखे हो? चौक, येलो कलर का चौक देखे हो? येलो कलर का चौक है ना, येलो कलर का चौक जैसा होता है वैसा ही सल्फर। दोनों अलग अलग चीज है। फिर से ये नहीं कि कभी क्वेश्चन पूछ दिए येलो कलर का चौक, सल्फर समझ के लिख दिया आंसर। चौक अलग चीज है, सल्फर अलग चीज है। चौक एक मिक्सचर है, सल्फर नॉन एलिमेंट, नॉन मेटल। समझ गए? तो जैसा चौक दिखता है, हेलो, येलो कलर का चौक जैसा दिखता है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है सल्फर। ठीक है, ऐसा ढेला सा रहेगा, जैसे ढेला देखते हो जहां तहां ऐसा गोल गोल सा उबड़ खाबड़ सा, वैसा ही उसका भी ढेला बना हुआ रहेगा सल्फर का। समझे? अब पाउडर फॉर्म में भी होता है, उसको तो पीस देंगे पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो चमकता है। चौक चमकते हुए देखे हो? पीला कलर का चौक चमकेगा? नहीं चमकेगा। लेकिन जो मेटल का चीज होता है वो चमकता है। लोहा चमकता है? नहीं सर, लोहा कहां चमकता है? देखिए, पेंट किया हुआ है। तो जो घर के पास आता है खिड़की वगैरह, तो चमकते रहता है? नहीं, वो तो उस पर रस्ट लगा हुआ रहता है, तब ना ब्राउन कलर का दिखता है। अगर वो ब्राउनी जो रस्ट लगा हुआ है, रस्ट मतलब जंग, वो नहीं लगा हुआ रहता है तो उस टाइम ग्रेइश टाइप का रहता है, अब वो चमकदार रहता है। समझ गए? हाँ, लेकिन इसका फिर नॉन मेटल का एक्सेप्शन आ जाता है। अभी हम क्या पढ़े कि लस्टर किसके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के पास, नॉन मेटल के पास नहीं होता। लेकिन इसका एक्सेप्शन आ गया। नॉन मेटल में आयोडीन चमकदार चीज है, ब्रोमीन चमकदार चीज है। ठीक है, डायमंड चमकदार चीज है। तो मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये किधर गया है? नॉन मेटल्स आर
डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड इजिली, इसको आसानी से पॉलिश भी नहीं किया जा सकती, कि पॉलिश, इसके ऊपर पॉलिश चढ़ा है ना, पेंट चढ़ा है ना, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स के ऊपर पेंट भी नहीं चढ़ाया जा सकता और ना ही वो चमकदार होता है, ठीक है। और डायमंड के बारे में बीच में रिया बोलती कि डायमंड जो है चमकदार, डायमंड चमकदार नहीं होता, डायमंड चमकदार नहीं होता, तुमको लग रहा है उसके पास खुद का चमक नहीं होता, जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो लाइट को बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, समझ गए। इसके अगर जो तुम अंधेरा वगैरह में पहन लिया ना, या कम लाइट में अगर जो डायमंड का नेकलेस वगैरह पहन लिया ना, तो वो फीका पड़ जाएगा, लेकिन जहां पर लाइट बढ़िया है ना, बढ़िया क्वालिटी का लाइट, एकदम अच्छा लाइट आ रहा है, उस टाइम पर अगर तुम पहनोगे तो तब डायमंड चमकेगा, समझ गए। हाँ, पुराना जमाना का मूवी वगैरह देखते हो, पार्टी वगैरह होते रहेगा तो उसमें जय सेंटर किया, इधर से चमक आ रहा है, उधर से चमक आ रहा है, ऐसे दिखाया जाता है, समझे। दूसरा का मूवी का डायमंड, ब्रोमीन, आयोडीन बीइंग नॉन मेटल्स बट हैव शाइनी अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब कि दिखता कैसा है, शाइनी दिखता है, ठीक है, लेकिन डायमंड जो है उसके पास खुद का चमक नहीं होता, वो कहां से रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तब चमकता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो यही डायमंड के बारे में एक जैसे गोल्ड का खुद का चमक है उसके पास, डायमंड तो रिफ्लेक्शन होता है ना इसमें। हाँ, तो ये लाइट को जब वो रिफ्लेक्ट कर देता है ना, ठीक है, लाइट को मतलब जो उसके ऊपर पड़ा, फिर लाइट उसी को भेजा, उसके वजह से हम लोग ज्यादा वो चमकता है, ठीक है, वो बढ़िया रिफ्लेक्टर है। अब आया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अभी अभी बात कर रहे थे कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट समझते हो, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट हो जाने वाला एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जाने के बाद कोई चीज मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जो बॉयल हो जाए, वाह, जो एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आने के बाद वो इवापोरेशन चालू कर दे अपना, उसी को क्या बोलते हैं, वेपर में कन्वर्ट, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। तो नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है, चलो लिख लो जल्दी से। कंडक्शन ऑफ हीट, मिल गया तुमको, हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कैसे हमको समझ में आएगा, तो एगो लोहा ले लेते हैं, ठीक है, लोहा को ना उधर वहां पे यहाँ पे आग जलाते हैं, लोहा इतना बड़ा है, लोहा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है, आग यहाँ पे जलेगा, लोहा वहां टच है, यहाँ यहाँ हम पकड़े हुए इतना दूर, ठीक है, तो पहले इधर गर्म होगा, धीरे 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 गर्म यहाँ 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 ऐसे पहुंच जाएगा यहाँ तक, अब फिर कुछ देर में शुरू में कम गर्म, और कुछ देर के बाद धीरे 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 गर्मी बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्मी यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा, तो यहाँ तक गर्म पहुंच जाएगा। इससे क्या मतलब, क्या पता चल रहा है कि हीट को फ्लो होने दे रहा है, हीट को क्या होने दे रहा है, फ्लो होने दे रहा है। क्या प्लास्टिक में ऐसा होगा जी, वुड में ऐसा होगा नहीं, नॉन मेटल सल्फर में ऐसा होगा, हम लोग सल्फर ये बार बार ये दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बाकी गैस वगैरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इसको कैसे समझेंगे, लिक्विड है, इसको कैसे समझेंगे, ये सल्फर जो है हम लोग इमेजिन कर लिए हैं आसानी से, इसकी वजह से सल्फर बार बार एग्जांपल अब आते रहेगा। तो सल्फर को अगर जो हम एक बड़ा सा चौक, इतना लंबा चौक जैसा जो सल्फर होगा ना, सल्फर को लंबा चौक बना देंगे और उसके बाद इधर गर्म करेंगे, तो क्या इधर छूते रहेंगे तो इधर तक गर्मी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। चलो एक एक्टिविटी करते हैं इसके ऊपर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है दिया हुआ, रहने दो, हमको पता है ना, रट के आए हम। चलो करते हैं, एगो मेटल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एगो मेटल, इसको स्टैंड लगा करके यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ये क्या है अपना, अरे क्या है, स्टैंड है, और ये क्या है, मेटल का कोई टुकड़ा है, मेटल का एक टुकड़ा ले लिए लंबा सा, आयरन रॉड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ग्लू लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्लू, और ग्लू लगा करके यहाँ पर पिन चिपका देते हैं, समझ गए, ग्लू लगा लगा के क्या कर देते हैं, पिन चिपका देते हैं। बुलाए भैया को, हाँ चलो, गधा कहीं का। यहां देखो,
क्या कर रहे हैं, ग्लू लगाए, ये देखो ऐसे जो करके वो ग्लू है, और ये लंबा लंबा सा जो है वो छोटा छोटा पिन लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कील आता है छोटा छोटा सा जी, वो सब पिन लगा रहे हैं ये ग्लू। तो ग्लू क्यों लगा रहे हैं जी, यहाँ पर चिपका देंगे कील को, समझे। और जब यहाँ पर गर्म करेंगे ना, तो अगर जो यहाँ पे गर्म किया खाली ई वाला अगर जो चिपका हुआ वो गिर गया तो समझ में आएगा कि कंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ जहां पे गर्म किए वहीं पर बस गर्मी की वजह से ग्लू जो है पिघल गया और फिर नीचे गिर गया। लेकिन जब यहां तक वाला भी अगर जो पिन गिर जाएगा तो इससे क्या समझ में आएगा कि यहाँ हीट हम यहां दे रहे हैं और पहले ई वाला गिर जाएगा, फिर ई वाला गिरेगा, फिर ई वाला गिर जाएगा, फिर ई वाला गिर जाएगा। सबका पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे दे रहे हैं फ्लेम। यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम लोग, फ्लेम दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहां से दे रहे हैं फ्लेम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन गिर जाएगा नीचे, ए वाला, फिर कौन गिरेगा, पिन बी वाला, फिर सी, और फिर डी। से क्या पता चला कि पहले हीट यहां तक पहुंचा और फिर इसको इस ग्लू को पिघला दिया, बी तक पहुंच के इसको पिघला दिया, ऐसे पिघलाते पिघलाते लास्टली कहां तक पहुंच गया, हीट डी तक। मतलब कि इसमें ये हीट कंडक्शन हो रहा है, मतलब हीट फ्लो हो रहा है। यही अगर जो नॉन मेटल का कोई ये टुकड़ा लेकर के लगा दें, उसमें ऐसे चिपका देंगे तो यहां तक का हो सकता है बगल वाला ग्लू जो है गर्मी से, यहाँ का गर्मी से गिर जाएगा, है ना, बगल में ज्यादा रहेगा। तो क्या बी वाला, सी वाला, डी वाला जो ज्यादा दूर जो ग्लू लगा हुआ है, क्या वो गिर पाएगा वहां से पिघल करके, नहीं पिघल करके गिरेगा। क्लियर है यहां तक, चलिए। तो यहां पर अब लिखा गया है सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। यहां से क्वेश्चन देखो लिखा हुआ होगा कि अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर व्हाई यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ येलो आयर कॉपर। तो फिर कॉपर से क्यों बना रहे हैं हम लोग यूटेंसिल, ठीक है। अगर जो सिल्वर का हम लोग ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, तो सिल्वर वाला बर्तन में ही अगर खाना बना ले तो कितना हीट बचेगा, नहीं, थोड़ा सा ही फ्लेम जलाएंगे, ज्यादा हीट उसके अंदर फ्लो होने लग जाएगा, है ना, जल्दी गर्म भी हो जाएगा। ऐसे गर्म होने में टाइम लगता है कि नहीं, कढ़ाई जब चढ़ाते हैं गर्म होने में टाइम लगता है ना जी, है ना, वेट करना पड़ता है, टाइम भी बचेगा, हमारा जो हीट है वो भी बचेगा। तो क्यों नहीं सिल्वर वाला बर्तन में ही लगा देते हैं, फिर से मेल्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे। इस सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है सिल्वर का, तो जल्दी ना पिघल जाएगा ये, ठीक है। हो सकता है खाना बनाने निकले, यहाँ सिल्वर ही गोल गोल बर्तन जो है गोल मटोल हो गया, नहीं पिघलने वगैरह लग गया, या फिर सॉफ्ट हो गया, जैसे कि तुरंत तो नहीं ना पिघल जाएगा, पहले सब क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, स्पॉन्जी होगा, समझे, और उसके बाद फिर पिघलने लग जाएगा। ज्यादा देर तक अगर छोड़ दिए तो पता चला अगर जो खोबा मारने बैठे हैं तो सिल्वर और खोबा दोनों साथ में मरा के आ गया है। चलो, लीड और मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर हीट का पुअर कंडक्टर कौन है, मरकरी और लीड। याद रखेंगे ये सब एक्सेप्शन, जैसे अगर जो तुम बढ़िया से जो थ्योरी पढ़ते हो ना, तो केमिस्ट्री में उसका एक्सेप्शन भी याद रखना होता है, और एक्सेप्शन का रीजन होता है, एक्सेप्शन का रीजन होता है, तुमको पूछना है 11th क्लास के अंदर जाकर के, ठीक है। थोड़ा बहुत जो एक्सेप्शन का रीजन होता है जितना बताया सकता है 10th में बताएंगे, नहीं तो फिर अगर ठीक ठाक से पढ़ के आए कि हाँ एक एक्सेप्शन ऐसे बताए, तो 1 या 2 लाइन समझ में आएगा, उसके ऊपर फिर बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसमें SPDF जैसे ही करेंगे ना, समझते हैं SPDF ना, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने टाइम आता था, ये सब ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, जैसे ही करेंगे तो ऊपर ऊपर जाने लग जाएगा, ठीक है। अब आया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्यों होता है गुड कंडक्टर, इसके बारे में रीजन हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। मेटल्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना घूमते हुए, फिर लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है जो फ्री रहता है, मतलब कि वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके यहां तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो वो मेटल का जो चीज है वो पूरा का पूरा उसमें करंट फ्लो हो सकता है। बोलते हैं ना कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा लेगा, ठीक है। इसका देखो रीजन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्यों मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसके वजह से इसके पास ये बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेफाइट बीइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, इसके बाद भी ये क्या है,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जैक्ट रीजन हम लोग जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तो पहला लेक्चर में पढ़ लेंगे, इसका एग्जैक्ट रीजन पहला लेक्चर में, ठीक है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है, फिर भी ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसका भी एक एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं, देखो बल्ब लगा करके, ठीक है। बल्ब कैसे बनाएंगे? वाओ, स्विच डाल दिए यहाँ पे। इतना तो मेरा भी पहचान है, मेरा क्या इतना इतना थोड़ा सा भी नहीं है पहचान मेरा। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? ये जो क्रोकोडाइल पिन समझते हो, क्रोकोडाइल पिन, चुट्टा जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा जो रहता है, हाँ? ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह के लिए भी बनाया जाता है चुट्टा। इधर रहता है, इधर पीछे प्लास्टिक का रहता है और आगे लोहा का रहता है। मुंह जो रहता है ना इसका लोहा का रहता है, ठीक है। वहां पर ये तार दबाने का काम आता है और पीछे हम लोग उंगली से ऐसे दबाते हैं तब उसका मुंह खुलता है, समझे? तो देखो यहाँ पे स्विच ऑन कर दिए, हेलो क्या कर दिए यहाँ पे? स्विच ऑन कर दिए, या फिर पहले यहाँ पे एगो मेटल का सीट लगाए या मेटल का कुछ चीज लगा दिए, ये मानो कोई मेटल का चीज है और यहाँ पे लगा दिए, ये मेटल का चीज लगाए, ठीक है। और यहाँ पे स्विच ऑन किए, देखो यहाँ पे स्विच हो गया ऑन, अब करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है, और बल्ब जल गया। क्या पता चला कि यहाँ पर जो रखे थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मेटल के जगह ये अब मेटल नहीं है, इसको हटाए और इसके जगह नॉन मेटल रख दिए, सल्फर फिर से ला रख दिए। क्या रख दिए? सल्फर यहाँ रख, तो सल्फर की वजह से अब करंट फ्लो हो पाएगा? नहीं होता। इससे क्या पता चला कि सल्फर इज ए पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर। पहले तो बैड कंडक्टर ही समझे, क्या है? सल्फर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है। इससे ये पता चल रहा है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता। क्लियर हो गया एक्टिविटी से? चलिए लिख लेंगे। तो यहां भी बेस्ट कंडक्टर कौन है जी इलेक्ट्रिसिटी का? बेस्ट कंडक्टर कौन है? हाँ, एक्टिविटी नंबर हमको याद नहीं है, देखो ना बुक में। सिल्वर और कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है ना। सिल्वर और कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो फिर से वही बोला, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे मोहल्ले के जो सबसे अमीर आदमी हैं उनके पास तो सिल्वर का वायर लगा उनका घर में नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा वायर, ठीक है, हीट के वजह से। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसमें हीट भी आता है। हार्डनेस एंड अपीयरेंस। हार्डनेस, तो जितना मेटल होता है वो जनरली हार्ड होता है और वो सॉलिड होता है। सॉलिड ही जनरली हार्ड चीज होता है। तो जितना भी मेटल है वो मैक्सिमम मेटल सॉलिड भी है और सॉलिड है इसकी वजह से वो हार्ड भी है, समझ गए? मैक्सिमम मेटल। लेकिन इसी का फिर एक्सेप्शन आ जाता है, 3 गो। कौन कौन? सोडियम, लिथियम, लिथियम बोल रहे हैं, लिथियम है ना, हाँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 ऐसा मेटल है जो कि सॉफ्ट है, आसानी से चाकू से भी कट किया जा सकता है। चाकू से, मानो ऐसा है ये पनीर देखे हो, पनीर के जैसा ही सॉफ्ट होता है वो ये सोडियम, ठीक है। चाकू से कट कर लेते हैं पनीर को, एकदम वैसे ही चाकू से कट कर सकते हैं हम लोग सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को, ठीक है। अपीयरेंस, लगभग जो मेटल होगा उसका अपीयरेंस ग्रे सिल्वर के आसपास का होता है। एग्जैक्ट ये नहीं है लेकिन लगभग ग्रे और सिल्वर के आसपास का ही होता है। 80 को मेटल, 78 को, तो उसमें मोस्ट ऑफ द मेटल का अपीयरेंस एक जैसा ही है, ठीक है। कलर, हाँ। नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड हैव वेरियस अपीयरेंस, जनरली कलरलेस। जनरली कलरलेस होता है, कुछ कुछ नॉन मेटल के पास अपना कलर भी है, लेकिन जनरली क्या होता है? कलरलेस होता है। और ये सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल, ये नॉन मेटल जो है सॉलिड, ये गैस में भी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल किसमें है? गैस में। सॉलिड में देखो यहाँ लिख दिए हैं कार्बन है और सल्फर, और लिक्विड में एक ही है, कौन है? ब्रोमीन। तो मेटल में लिक्विड एक ही है, मरकरी। मेटल में, ये नॉन मेटल में लिक्विड एक ही है, वो कौन है? ब्रोमीन, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल क्या है? गैस है। देखो डॉट 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 ऐसे लगा दिया, मतलब गैस में और भी ज्यादा नॉन मेटल आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल क्या है?
मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या है, सॉलिड है। लिक्विड में सिर्फ एक है, गैस में मेटल नहीं होता, लिक्विड में सिर्फ एक है। कौन है वो, मरकरी। ब्रोमीन तो नॉन मेटल ना हो गया। हाँ अच्छा, मरकरी के बाद भी दो मेटल ऐसा है जो लिक्विड में हो जाता है, वो कौन कौन है, गैलियम है, सीजियम है। देखो गैलियम एंड सीजियम है लो मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही कम है, मतलब हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट है। बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मानो 30 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है। उसको ला करके अपना जैसे ही बॉडी पे यहाँ पे हाथ पे रखे पिघल जाएगा। तुम ला रखा इसको सॉलिड फॉर्म में, पिघल के हो जाएगा लिक्विड, समझ गए। लेकिन जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही 25 डिग्री सेल्सियस पे वो पहले से लिक्विड होता है। लेकिन गैलियम ये सब जो है पहले से वो सॉलिड फॉर्म में है, मानो पहले से क्या है वो सॉलिड फॉर्म है, ये कम टेम्परेचर पे रखा जाता है और उसको जैसे ही हम ला करके रखते हैं यहाँ हाथ पे तो वो पिघल जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मेल्ट व्हेन वी कीप इट इन आवर पाम, ठीक है। लीड और मरकरी पुअर कंडक्टर था हीट का। हेलो, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन लीड और मरकरी क्या है, पुअर, बैड नहीं लिखे हैं। हेलो, बैड नहीं लिखे हैं। बैड कंडक्टर होना मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होने देना। यहाँ क्या लिखा गया है, पुअर। पुअर मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा लेकिन कम होगा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है फ्लो होने से, ठीक है, लेकिन फ्लो तो होने देगा। लीड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। अब और कुछ रहा, भी हो गया। डायमंड इज द हार्ड नॉन मेटल, ही हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना जो आज पढ़े इससे 1 नंबर। अब बहुत ज्यादा अगर तुम लोग में मेहरबान हो जाएगा सीबीएसई तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए आज का लेक्चर का। जो अब कल से लेक्चर पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन बनेगा, फिर एक्सट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तब क्वेश्चन बनेगा।